जनसंवाद में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम अपने अगले सेशन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। दावों और वादों का हिसाब, क्योंकि चुनावी साल है तो दावे और वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब IBC 24 आज जनप्रतिनिधियों से मांगेगा। और इस सेशन को होस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने को होस्ट पुनीत पाठक को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर, और बहुत ही सम्मान के साथ अब मैं तमाम पैनल को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी का। जोरदार तालियां भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो जी का। और सम्मान के साथ मैं इनवाइट करती हूं रमन अग्रवाल जी, अध्यक्ष है नगर पंचायत रामानुजगंज से। आज इनसे भी हम जवाब लेंगे। और एक बार और जोरदार तालियां चंपा देवी पावले जी के लिए, पूर्व विधायक हैं भरतपुर सोनहत, भाजपा विधायक चंपा देवी पावले पूर्व विधायक है ये भाजपा से। अपनी बातों को मुखरता के साथ आज इस मंच पर वो साझा करेंगे। चलिए कृपया नारेबाजी ना करें। अब वक्त आदरणीय मित्रों, ना तो यहाँ आपके नेता भाषण देने आए हैं, ना भाषण सुनने आए हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, टेलीविजन का लाइव प्रोग्राम है, थोड़ी सी मर्यादा रखिए। आप सरगुजा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके अपने लिए बजाइए। आपका उत्साह हमारा उत्साह है, आपका उत्साह तालियों में हमें आज्ञा तक आना चाहिए बस। और ये जितने भी साइड में सारे प्रतिनिधि खड़े हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं आप सभी बैठें, और बैठने के बाद में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, मैं फौरन शुरू कर दूंगा। कृपया आप सभी स्थान ग्रहण कर लें। पीछे जितने भी मेरे मित्र खड़े हैं, कैमरे के पास जितने भी लोग खड़े हैं, आदरणीय सरगुजा वासियों, कृपया स्थान ग्रहण कर लो, कृपया स्थान ग्रहण कर लो। यहां बहुत सारी सीट खाली है, हर एक चेयर के ऊपर आपका स्थान है। आइए विराजिए। ये कुर्सी की लड़ाई है या इतनी सारी कुर्सियां खाली? कृपया आइए, विराजिए आप सभी। और अगर आपकी अनुमति हो तो जोरदार तालियां एक बार बजाएं, जोरदार तालियां। सिर्फ दो अनुरोध आपसे करूंगा। आपका उत्साह काबिले तारीफ है, हमारा आना सार्थक हो गया, पर यह पूर्ण सार्थक होगा अगर आपका गरिमामय सहयोग मिलेगा। आप मंच को उत्तर देने दें। सवाल मैं पूछूंगा, आप लोगों के बीच के ही सवाल हैं, हम सवाल समेट कर लाए हैं आप लोगों से पूछ करके। तो कृपया सवाल नीचे से ना पूछें और मंच के ऊपर संदेह ना करें, वो बहुत अच्छे से उत्तर देंगे, आप ही के नेता हैं। और आदरणीय मंच से मेरी रिक्वेस्ट है, भाषण नहीं, आप कृपया जवाब दीजिएगा, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। चलिए, नमस्कार आप सभी को। IBC 24 जन संवाद सरगुजा चैप्टर में अब बारी है सेशन नंबर 3 की, दावों और वायदों का हिसाब। दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिना दावों के सरकारें नहीं बनती और बिना वायदों के सरकारों की संभावनाएं तक नहीं बनती। तो संभावनाओं और कसौटियों के बीच में जब आपके प्रतिनिधि जनता के बीच जाने वाले हैं, तो इनसे इसका हिसाब लेने की बारी है। हमारे साथ में 4 ऐसे नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक हस्ताक्षर हैं। अब ये विकास के हस्ताक्षर बनकर उभरे हैं या वायदों के, यही हम तय करने के लिए हिसाब ले रहे हैं। आप सबके जोरदार तालियों के बीच मंच पर स्वागत करता हूं डॉक्टर विनय जायसवाल जी। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, मनेंद्रगढ़ से ये प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम अक्सर इन्हें कांग्रेस की बात रखते हुए अपने मंच पर हर दिन देखते हैं। श्री गुलाब कमरो साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक, भरतपुर सोनहत क्षेत्र से हैं, मैं उनका भी मंच पर बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दाएं पक्ष में श्री रमन अग्रवाल साहब हैं, अध्यक्ष हैं नगर पंचायत रामानुजगंज, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कद्दावर नेता हैं। श्रीमती चंपा देवी पावले जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भरतपुर सोनहत से। नमस्कार श्रीमती चंपा देवी पावले जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से मुखर नेत्री हैं, नारी शक्ति के तौर पर इस मंच पर मौजूद हैं। आप सबका भी मैं हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी सुधी सरगुजा वासियों का। बिना देर के शुरुआत करता हूं। डॉक्टर जायसवाल, पहला सवाल आप ही से। सत्ता पक्ष मेरे वाम पक्ष में बैठा हुआ है, बाएं ओर बैठा हुआ है। आपने जिन वायदों के साथ में शुरुआत की थी, अब पुनः आपको जनता के बीच जाना है। पार्टी आपको, आपके ऊपर वो दांव लगाए, आपको चेहरा बनाए, इसके पहले आपको लगता है कि जो आपने पर्सनली वायदे किए थे अपने इलाके मनेंद्रगढ़ में, वो आप पूरे कर पाए? सबसे पहले मैं पुनीत जी आपको धन्यवाद दूंगा कि IBC का जो ये कार्यक्रम है आपने यहाँ रखा है जी। निश्चित रूप से जो सेशन 3 में जो आप दावों और वायदों की श्रृंखला की बात की है जी, और
अगर मैं सीधे सीधे अपने मनेंद्रगढ़ विधानसभा के परिप्रेक्ष्य के ऊपर में मैं बात करूं तो वायदे बहुत होते हैं, दावे बहुत होते हैं। वायदे भी पहले किए गए थे, दावे भी पहले किए गए थे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने मनेंद्रगढ़ विधानसभा में वो काम किया है जो पिछले 40 और 45 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया। गिनाइए थोड़े। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। 40 सालों से वहां के लोगों की ये मांग थी कि इस पूरे क्षेत्र को जिले की मान्यता मिले, जिले के रूप में उसको वहां के जो रहवासी से देखना चाहते थे। आज 40 सालों के बाद पूरे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर को मिला के एक संयुक्त जिले की जो मांग थी, वो वर्षों वर्षों की मांग जो है वो पूरा किए। मैं जानना भी चाहूंगा हमारे विपक्ष की साथियों से, क्योंकि हमको अपनी बात बोलना है, कि एक भी बड़ी उपलब्धि बताएंगे ये जब इनकी बारी आएगी तो, कि एक भी बड़ी उपलब्धि जिससे जनता को फायदा हुआ हो, ये जरूर बताने की कोशिश करेंगे। अगर उसी प्रकार से बोले तो क्रांतिकारी परिवर्तन जो है इन 5 सालों में हमने किया है। 2 साल कोरोना काल का निकलने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज की जो बड़ी सौगात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल देते हैं, बोलने में कुछ नहीं जाता है कि आप बोल दो कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है। अब किसी के मुंह से अगर ये बात निकल जाती है कि हमने किसानों का 9,000 कर्जा माफ किया, 9,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं डेटा तो 8,700 करोड़ का है, ये 9,000 करोड़ कैसा हो गया? 300 करोड़ रुपए का जो है कांग्रेस सरकार ने ऋण में घोटाला कर दिया। तो ये बोलने की बात होती है पुनीत जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्षेत्र को जो मेडिकल कॉलेज की जो बड़ी सौगात, जो कब से लोगों ने मांग किया था कि इस पूरे क्षेत्र में, कोरिया का बड़ा क्षेत्र है, अगर अविभाजित जिले की बात करें तो बहुत बड़ा जनसंख्या जो है वो कवर करता है। आज 250 करोड़ जो है वो मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में स्वीकृति हो गई है, और चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ के बीच में जगह का भी चयन हो गया है। केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण जो चिट्ठी आनी चाहिए थी, जो एलिजिबिलिटी की जो चिट्ठी आनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं भेजी, इसलिए इस सत्र से हमारा मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से आने वाले सत्र में मेडिकल कॉलेज चालू होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें उद्यानिकी महाविद्यालय और उसके साथ साथ में रिसर्च सेंटर, कभी वहां के लोगों ने सोचा नहीं था कि इस क्षेत्र को उद्यानिकी का रिसर्च सेंटर भी मिलने वाला है। आज उद्यानिकी का जो रिसर्च सेंटर है, उद्यानिकी महाविद्यालय चिरमिरी में इस सत्र से खुलने वाला है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करेंगे, पूरा हमारा माइनिंग का एरिया है, कोयलांचल क्षेत्र है, कोयले की जो रत्नगर्भा धरती है वो हमारे पूरे कोरिया को, सभी लोग उस बात को जानते हैं। आज माइनिंग ब्रांच के साथ में, सिविल ब्रांच के साथ में पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी स्वीकृति हो गई है, और इस वर्ष से वो वहां चालू होने वाला है, चिरमिरी में चालू होने वाला है। जिला अस्पताल की बात करें, आज चिरमिरी में जिला अस्पताल की सौगात हमको मिली है। स्वास्थ्यगत क्षेत्र में बात करें, बुनियादी क्षेत्रों की बात करें, शिक्षा की बात करें, हम किसानों की बात करें। पुनीत जी, एक बात और बोलना चाहूंगा, आप थोड़ी जल्दी में लग रहे हैं, अभी ये बताएंगे, विपक्ष के साथी बताएंगे, बड़े बड़े भी दावे हमारे माननीय जो पूर्व मंत्री हैं सब कर रहे थे। एक किसी भी पंचायत में हम जाते हैं, एक किसी भी पंचायत में हम जाते हैं, और पिछली सरकार का अगर 1 करोड़ का काम बोलते हैं ना, तो ये अगल बगल झांकने लगते हैं कि मनरेगा का काम बताएं, कि अधोसंरचना का काम बताएं, कि विधायक निधि का काम बताएं, कौन सा काम बताएं। कैसे भी मिला जुला के 1 करोड़ का काम एक पंचायत में हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन पुनीत जी, बहुत ही स्वाभिमान के साथ आपको मैं बोलना चाहता हूं, कोई भी पंचायत है तो वहां 1300 एकड़ का रकबा होता है, और अगर 1300 एकड़ का रकबा हमारे पंचायत में है तो 1.25 करोड़ जो राजीव गांधी न्याय योजना का जो आदान जो राशि है, हमने अपने उन पंचायतों में देने का काम किया है, और एक साल नहीं किया है, लगातार 5 सालों से हमें काम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से पहले सवाल के जवाब के लिए आपके पास में आपने 2 महाविद्यालय बताए हैं, और मेडिकल के बारे में कहा है कि केंद्र की देरी। आप मेरे पर भी संदेह ना करें, मेरे पास सवाल दूसरे पक्ष के लिए भी बहुत हैं, मैं जरूर पूछूंगा, उनसे जवाब लूंगा। मैं आता हूं अब रमन अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, दोनों पक्षों से एक एक सवाल पूछ लूं। रमन जी, पिछली बार बड़ा रोचक मुकाबला हुआ था, और बड़े रोचक मुकाबले में दूसरी बार आप नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने गए, और जो कुछ भी पूरी संभावनाएं थी, उन सारी संभावनाओं को लोगों ने आप में देखा था। आपको लगता है कि आपके काम 23 में पार्टी को मदद कर पाएंगे जिताने में? क्योंकि अभी भी जमीन पर पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, ऐसा कई सर्वे आपके इंटरनल कहते हैं, ये इनपुट हमें मिलते हैं। माइक आपके पास।
सर्वप्रथम IBC 24 की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, रामानुजगंज से आने का न्योता दिया। और आदरणीय पुनीत भाई साहब, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सामने बैठे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग के साथ साथ जो भी लोग हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी बंधुओं को मेरी ओर से वंदे मातरम, जय जय श्री राम। आपने जो प्रश्न मुझसे किया, सबसे पहले मैं उसका जवाब दे दूं आपको जी कि निश्चित तौर पर जनता का विश्वास रहा। दूसरी बार जनता ने मुझे रामानुजगंज शहर की सेवा करने का अवसर दिया, तो रामानुजगंज की जनता की सेवा का काम हम लगातार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कठिनाइयों के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास संसाधन कम है, फिर भी उस संसाधनों के साथ भाजपा का जो ढांचा है, भाजपा की जो संगठनात्मक इकाई है, उससे मिलकर के हमने रामानुजगंज में पार्टी को मजबूत बनाया है। और निश्चित तौर पर भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की बात तो है, लेकिन उसके साथ साथ जनता के साथ जो छलावा हुआ था, जनता के साथ जो ठगबाजारी हुआ था, जो 2018 के चुनाव में 2018 के जिन लोक लुभावने वायदे के अनुसार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया हमारा भोला भाला है और छत्तीसगढ़ियों को ठगने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और 36 वायदों के साथ बात मेरी समझ में नहीं आती। 36 अग्रवाल साहब, सर, जनता के प्रतिनिधि आप हैं, उसी जनता ने आपको चुना, आप पर विश्वास किया। अगर उसने 18 में एक तरफा सीटें कांग्रेस को दी, तो आपको लगता है कि वो भुलावे में, केवल छलावे में आकर दे दी? कुछ तो आपकी भी कमियां रही होंगी। नहीं, देखिए, वो आप कहेंगे ना कि आदमी लगातार 15 सालों को कामों के बाद, एक मेरा अपना मानना है कि सबसे जो बड़ी बात थी वो उनकी घोषणाएं ही थी। घोषणाएं इतनी ज्यादा कि सब कुछ हम सबको दे दें। तो काम आपके छोटे पड़ गए, सो कॉल्ड, जो बिल्कुल आपने आप काम कह किए। सकते हैं कि जनता ठगी गई। मैंने सबसे पहला वक्त कहा आपसे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया भरोसा किया। उस भरोसे को तोड़ने का काम बघेल की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। एक भी वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। आदरणीय डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने मुझसे कहा कि आप भाजपा के लोग बताएं एक उपलब्धि, तो सर्वप्रथम बोलना चाहता हूं डॉक्टर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहता हूं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी को, कि जिनके देन से छत्तीसगढ़ का राज्य बना। भाजपा की देन है कि आज आप भोपाल से सड़क करके रायपुर आ गए और प्रशासन में कसावट हुआ और अटल जी के समय छत्तीसगढ़ राज्य बना। माननीय मोदी जी ने आज भारत के सर्वाधिक नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में भारत की छवि। मैं फिर आपको टोकूंगा। अभी हम सरगुजा कॉन्क्लेव में, सरगुजा संवाद, एक सेकंड में सरगुजा में मेरी बात, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप ही के पास माइक है, छुड़ा नहीं रहा हूं मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि यही एक दिक्कत लग रही है भारतीय जनता पार्टी में कि आप बात सरगुजा की करें, आप पहुंच जाते हैं अटल जी के ऊपर, आप पहुंच जाते हैं देश के प्रधानमंत्री पर। आपके क्षेत्र के नेताओं का क्या हुआ? डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक काम किए, उल्लेखनीय कार्य किए। आप सरगुजा की बात करें, सरगुजा के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कब नींव रखी गई, किसने किया, संभाग किसने दिया, सूरजपुर जिला किसने बनाया? आज आप मनेंद्रगढ़ की जिला की बात करते हैं तो राज्य किसने बनाया? विकास के आयाम किसने तय किए? ठीक है, मैं थोड़ा सा भाषण शैली को से बचना चाहता हूं। लोगों को खाद्यान्न का कानून बना करके कोई भूखा न सोए, ये किसने किया? आज ऐसी अनोखी योजना है जिससे हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। आज आप आवास खा गए, आप कुछ नहीं बोलते। आवास आपने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। आदरणीय आरोपों पर आऊंगा मैं कृपया मैं निवेदन करता हूं कि हम थोड़ा सा भाषण छोड़ के उत्तर पर आए। लोगों को बड़ा आनंद आएगा आपके उत्तर सुनकर। चलिए वापस आऊंगा आपके पास में। यहां गुलाब कमरो साहब भी बैठे हुए हैं, भरतपुर सोनत से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि। वायदे आपने भी बहुत सारे किए और अभी आप प्रतिनिधियों को सुने तो इतना तो तय है कि पिछली बार जो 14 की 14 सीटें थी, आप सभी माननीय वहां पहुंचे सरगुजा के प्रतिनिधित्व करते हुए। अब की बार आपको क्या संभावनाएं दिख रही, आपकी स्वयं की भी और सरगुजा में कांग्रेस की? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा और आधार बताइएगा। पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपका आईबीसी परिवार का धन्यवाद करता हूं। जय जवाहर जी, बहुत धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, पिछले बार जो हमने वादे किए थे, चाहे वो किसानों का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, हमने जो वादे किए थे इस बार पूरे किए हैं। रही आपकी भी सरगुजा की बात, पहले आपने किया, इसलिए मैं सरगुजा के विषय में कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, मैं
ट्राइबल क्षेत्र से आता हूं, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पहले प्राधिकरण का अध्यक्ष हमारा जो सीट हुआ करता है आदिवासी सीट होता है, पर 15 साल भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह थे, एक भी आदिवासी को यहाँ पर नहीं बैठने दिए। हमारी सरकार ने सरगुजा में, मध्य में और बस्तर में 3-3 अध्यक्ष बैठे हुए हैं और आपके राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त 2-2 उपाध्यक्ष बैठे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारी जो पेशा नियम था हमने बनाया है। आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने में पहले बड़ा कठिनाई महसूस करते थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश प्रसारित किया है, अब उसको शिविर के माध्यम से पूरे सरगुजा संभाग के साथ ही मेरे विधानसभा में 23,000 लोगों को बनाई है भूपेश बघेल जी की सरकार। इतना ही नहीं, पूरे सरगुजा संभाग में जिस तरह से भी बहुत सारे भाजपा के सीनियर नेता कह रहे थे, मैं सुन रहा था, छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी हम जो कहते हैं वो करते हैं, अडिग रहते हैं, कभी पीछे हटने वाली नहीं है। भाजपा यानी झूठ बोलो। 15 साल पहले कहे थे हमने जर्सी गाय देंगे, क्या जर्सी गाय दिए? ये जनता को, गुलाब जी, हम जनता को तय करने देंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। आप अपनी बात रखें। एक और मेरे सवाल का बड़ा स्पष्ट हिस्सा था और आप जानते हैं क्यों है। अब की बार कांग्रेस पार्टी ने अपने इंटरनल सर्वे करवाए हैं, इसमें 2 सबसे बड़े क्षेत्र हैं, एक बस्तर, दूसरा सरगुजा। दोनों से आप लोगों को बम्पर वोट मिला पिछली बार 2018 में। इतनी मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी के देश में फिलहाल कहीं भी नहीं, आप जानते हैं। लेकिन अब की बार आप ही के सर्वे के बाद में मुख्यमंत्री जी, प्रभारी कुमारी सैलजा जी ये साफ साफ कह रही हैं कि चेहरे बदलने पड़ेंगे। और इसमें जो बड़े क्षेत्र होते हैं जहां क्लीन स्वीप आपने किया, वहां भी सर्वे में कुछ हिस्से आए, आप लोगों को ज्यादा पता है हमसे। मैं पूछता हूं, आपने जितना काम किया, आपको लगता है कि वो काम आपको दोबारा टिकट दिलवा पाएगा और जीत दिलवा पाएगा कांग्रेस को? देखिए पुरी जी, आपने कहा सरगुजा और बस्तर की बात, ये दोनों क्षेत्र आते हैं जो दोनों संभाग हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमारी सरकार ने आदिवासियों के हित में काम किया है, चाहे विश्व आदिवासी दिवस की बात करें, 15 साल की सरकार थी, कभी भी आदिवासियों के दिवस में आदिवासियों को बढ़ने का अवसर नहीं दिया, ना ही छुट्टी दिया। इसके साथ ही जैसे मैंने प्राधिकरण की बात किया, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बस्तर की बात करें, स्कूल की बात करते हैं, बहुत सारे अभी साथी कह रहे थे 3,000 स्कूल बंद किए थे आज पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें सबसे ज्यादा बस्तर में स्कूल बंद हुए थे। 300 स्कूल हमारी बस्तर में चालू हो गए हैं, चारों तरफ सड़कें बन गई है। लगातार आदिवासियों के हित में 1700 आदिवासियों को जेल में भेज दिया हमारी सरकार ने, उनको रिहाई देने का काम किया। उद्योग फैक्ट्री लगाने के लिए लगातार आदिवासी क्षेत्र में आके यहाँ पर धरना देते थे, वहां से ऊपर से आदेश हुआ करता था, लेकिन लगातार हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए कहा यह भी जा रहा है गुलाब कमरो साहब कि पत्थर लगाने मात्र से विकास नहीं हो जाएगा, आपको एक्चुअली जमीन पर भी काम करना पड़ेगा, ये भी कहा जा रहा है। पुनीत जी, पत्थरों का रिकॉर्ड बहुत बना, ऐसा भी कहा जा रहा है। पुनीत जी, मैं आऊंगा उन पर एक एक करके। पुनीत जी, पिछले बार भी जनगणना में मैंने कहा था, मैं वो विधायक हूं, अगर मैं कहता हूं झूठ बोल रहा हूं तो इस्तीफा दे दूंगा, इस मंच से आज भी कहता हूं। हम सिर्फ पत्थर ही नहीं लगाते हैं, 15 साल एक तरफ देख लीजिए, मेरे विधानसभा चलिएगा, आपका 44 नया ग्राम पंचायत हमने बनाया, जिला हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, तहसील हमने बनाया, 225 देवगुड़ी का निर्माण हमने कराया। को 15 साल में एक सड़क बनाते थे, 15 साल में 15 सड़क बनता। तो मतलब मैडम जी बैठी हुई यहाँ पर, उन्हीं के पास जा रहा हूं आपके बातों। तहसील बनाया, इनके क्षेत्र में अस्पताल बनाया, चौकी बनाया, कॉलेज बनाया, गांव-गांव की सड़क पे हम जो कहते हैं वो करते हैं, उस शख्स का नाम है भूपेश बघेल। बहुत अच्छी बात, मैं आपके कुछ कहे वाले सेंटेंस पर भी जाऊंगा, पर थोड़ी देर बाद। यहाँ पर चंपा देवी पावले जी हैं, पूर्व विधायक हैं, उसी क्षेत्र से हैं, भरतपुर सोनत, सब कुछ तो करा दिया गुलाब कमरो जी ने, अब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आईबीसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मंच पे बोलने का एक अवसर दिया है। और रही बात, अभी मैं दोनों विधायक, मनेंद्रगढ़ विधायक, भरतपुर सोनत विधायक का बातें सुन रही थी। ऐसे लगता है कि पूरा रटम रटाया करके यहाँ सिर्फ झूठ बोलने के लिए मंच पर आकर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जिस तरह से गुमराह करके छत्तीसगढ़ में सरकार आई है, उसी तरह से अपने अपने विधानसभा में गुमराह करके लोगों को पुनः सरकार पाने का एक हौसला रखते हैं। मुझे लगता है ऐसे उम्मीद जगाए हुए हैं, पर जनता समझ चुकी है। आज यही रट रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का एक तो ईंट तक नहीं रखा हुआ है। 5 साल से रट रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया है, 2 बार उसको भूमि पूजन कर दिए हैं, कहीं पर से एक ईंट रखे हैं क्या? नहीं रखे हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं बहनें हैं वो अपमानित हो रही हैं। हमारी बहनें
आज हमारी मितानी बहनें लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ये छत्तीसगढ़ में आधा आबादी हमारी महिलाएं हैं और महिलाओं का भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अपमान किया है। अभी दोनों विधायक यहाँ पास बैठे हैं, सदन में दोनों विधायक लड़ते हैं दारू के लिए कि वो उसके आदमी दारू बेच रहा है, उसके आदमी दारू बेच रहा है, दोनों को कमीशन नहीं मिलता है तो लड़ते हैं। मगर इनकी सरकार ने गंगा जल रख के कसम खाई थी कि हमने दारू बंद करवाएंगे, शराबबंदी करेंगे। आज तक शराबबंदी हुआ क्या? तो कहीं ना कहीं महिला का अपमान हुआ है और आधी आबादी इस बार महिला सबक सिखाएंगे कांग्रेस सरकार को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। एक मिनट। मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया शुरू हो गई, नया जिला बना, बिजली समस्या हल हो गई, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? बिजली की समस्या, बिजली मेडिकल का आपने उत्तर दे दिया, इसलिए मैं कह रहा बिजली की समस्या आज हमारे जो भरतपुर सोनत क्षेत्र में है, जो हमारा एमसीबी जिला में है, कोरिया जिला में है, आए दिन कटौती हुआ रहता है। पहले हमारी जो सरकार पर थी पहले तो बगल के स्टेट के उधार की बिजली से रोशन थे, अब वो कहते हैं कि हमने कम से कम वो आपको यहाँ हमारे कार्यकाल नीचे की एक बिजली थी। तो दिलाई, आप दिला नहीं पाए, इसीलिए वो कहते हैं कि 16,000 से आप आ रहे। पाठक जी, आप जाके सर्वे करा सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में हमारी विधानसभा भरतपुर में भाजपा सरकार ने लाई थी। फीता काटने का काम कांग्रेस सरकार ले रही है, तो अपना श्रेय ले रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने का काम किया और वहां तक कि निःशुल्क लगाने का। और कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से बिजली बिल 2 गुना कर दिया है और लोगों से मीटर लगाने के लिए भी पैसा लिया जा रहा है। कैसे हो गया? वो तो बिजली बिल आधा कर रहे हैं, 2 गुना कैसे हुआ? 2 गुना हो गया है। आप सर्वे करेंगे तो कुछ पता हो गया होगा। मैं उत्तर लेता हूं, आज गुलाब हर कमरो जी, परिवार में गुलाब 10,000 कमरो से जी 20,000 आधा किया था, बिजली बिल आ आपके रही है। क्षेत्र में 2 गुना कैसे हो गया? ये सबसे आधा पहले किया तो था, मैंने आपके कहा क्षेत्र में कि 2 गुना कैसे हुआ? सबसे पहले पुनीत जी, मैंने कहा ना पहले ही, भाजपा ये नहीं झूठ बोलो, जर्सी गाय देंगे, 300 बोनस देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ भी झूठ बोलने वाले, वहां भी झूठ बोलने वाले, 15 लाख। वोटिंग नहीं, वोटिंग मित्र प्लीज जी। वैसे ही झूठ है, मैडम बोल रही हैं, वो कह रही हैं अभी तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने कर दिया, वो फीता काट रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार बदल गई, विधायक बदल गए, समझ में नहीं आता। मैं मैडम से कहना चाहूंगा, हमने लगातार प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से बिजली की बात कर रही हैं, इनके शासन काल में 15 साल 2 विधायक इनके थे, उस समय क्यों नहीं करा लिए? मध्य प्रदेश से बिजली आता था हमारी सरकार बनने के बाद। देखिए आप गुलाब कमरो साहब, 3 चुनाव हुए, पुनीत जी आरोप लगाई है, उसका जवाब तो आदरणीय, मैं एक चीज पे जोड़ रहा हूं महाराज, आप ही को जवाब। 1 मिनट दीजिए। 15 साल में भाजपा की सरकार थी, बिजली की बात पूरे चांग बकार में सबसे बड़ी समस्या है। चाहते तो 15 साल में पहल कर लेते, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आजीवन हमारा अनंत समस्या हम निदान किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 132 केवी का सब स्टेशन 17 करोड़ का एक, और कोटा डोल में 4.5 करोड़ का 4.5 वो तो कह रहे हैं ना, आपने फीते काटे, काम उन्होंने किया। इसलिए इनको पता नहीं है 400 यूनिट तक का बिजली बिल माफ है। उस बिल को पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखा रहता है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर ले लूं, अब उत्तर ले लूं, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे उसको हिंदी में किया जाए तो आपकी उत्तर दीजिए। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा विधायक जी की और अध्ययन करना पड़ेगा और जनता तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ नारियल फोड़ रहे हैं और भूमि पूजन कर रहे हैं, जनता से डायरेक्ट मिल नहीं रहे हैं। जब जनता से मिलेंगे तो जनता खुद ब खुद बताएगी कि आज बिजली के लिए जो लगा तो हुआ है, बिजली बगैर का बिजली रहता कहाँ है, हड़ताल कैसे हो रहा है, चक्का जाम कैसे कर रहे हैं, वहाँ के पब्लिक परेशान क्यों है। आज खेत में जहाँ पानी बरसता नहीं था, बारिश नहीं होती थी, लोग अपना पंप लगा के वहाँ पर खेत सिंचाई करते थे, मगर आज सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा ये बिजली से और आगे आता हूं, और अब आता हूं मैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, कुछ अब आपके स्टेटमेंट से जुड़ी बातें हैं, कुछ आपसे जुड़े विवादों की बातें हैं। ये मंच है जनता से जुड़े सवाल का। भाजपा मंडल महामंत्री को स्वेच्छानुदान से 25,000 दिए, कांग्रेस पदाधिकारी पत्रकारों को स्वेच्छानुदान आप जब भी देते हैं, अच्छी बात है, मदद ही करते होंगे, अच्छे काम के लिए देते होंगे, इस पर विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? देखिए पुनीत जी, जब चुनाव के मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जब जनता के मुद्दे खत्म हो जाते हैं जी, तो इस तरह की बातें आती हैं कि स्वेच्छानुदान की बात हो गई, कि विधायक कहीं घूमने चला गया। ये सारी बातें तब आती है जब आपके पास मुद्दे खत्म हो जाते हैं। अभी मैं
माननीय हमारी जो पूर्व विधायक हैं उनकी बात को सुन रहा था और पूर्व के हमारे जो मंत्री हैं उनकी भी बात को सुन रहा था। दो बातें स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस डिबेट में बोल रहे हैं कि ये पुराने समय का काम था और इसका फीता हम लोग काट रहे हैं। तो भैया मान लो जनता को सुविधा मिल रहा है हम लोग के फीता काटने से, तो ये हमेशा विपक्ष में रहें और हम लोग फीता काटते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की उपलब्धियों के बारे में अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सांप सूंघ जाता है। ये बात करने लगे कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके ये जन कल्याणकारी योजना, फला योजना। अरे आप लोग भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद यहाँ पर हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने यहाँ डिबेट में बोला कि अगर कोयले की जो हजारों करोड़ की जो रॉयल्टी है उसको आप लोग दिलवा देते, जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है उसको आप लोग दिलवा देते। अरे पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसके इतने अवरोधों के बाद अगर कोई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सरकार रही है तो माननीय यशस्वी भूपेश बघेल की सरकार रही है। आप बताइए पुनीत जी, 2 मिनट में खत्म कर दीजिए। आप ये बताइए कि आज छत्तीसगढ़ का जो किसान है, देखिए छत्तीसगढ़ की जो आत्मा है वो यहाँ का किसान और यहाँ का धान है, और दोनों का जो सम्मान माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। 1 मिनट में और आपसे लूंगा। यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, झूठ तो ये बोलेंगे ही, जहां से शिक्षा मिलती है झूठ बोलने की, जो ट्रेनिंग स्कूल है वहां से तो झूठ बोलेंगे ही। देश के प्रधानमंत्री आके खुला झूठ बोल देते हैं कि यहाँ के भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के सारे किसानों को पैसा मैं दे रहा हूं, केंद्र की सरकार दे रही है। अरे भैया अगर तुम दे रहे हो तो वाराणसी के जो किसान हैं वो क्यों 1100 रुपए में अपना धान बेच रहे हैं? थोड़ा सा मनेंद्रगढ़ पे लौटेंगे। मैं फिर कहूंगा थोड़ा मनेंद्रगढ़ पे, सरगुजा पे लौटेंगे। 2024 में आप हमारी टीम पर विश्वास रखें, हम कॉन्क्लेव लेकर फिर आएंगे और फिर आपसे देश के ही मुद्दों पर बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे और आप ही बात रखेंगे। मेरा सवाल अब यहाँ पर अग्रवाल साहब से। अग्रवाल साहब, अभी आप भी नेशनल परिदृश्य पर चले गए थे, आपके अपने इलाके से जुड़े कुछ बिंदु हैं जो आपकी जनता ने हमें भेजे। साफ पेयजल की दिक्कत, बिजली विस्तार को लेकर दिक्कत, ड्रेनेज समस्या को लेकर दिक्कत, कनर में बहुत सारा गंदा पानी मिलता है, ये आप ही के शासनकाल की बात है। आप इनको दूर कर पाए हैं? किस हद तक दूर कर पाए? नहीं करेंगे तो पार्टी या आपको कैसे लाभ मिलेगा? ये मुद्दे हैं ना आपके? नहीं, आपने जो बातें बताई ये बिल्कुल मुद्दे हैं। हमारे कन्हर नदी में गंदा पानी मिलता है, निश्चित तौर पर इसके लिए हम लोगों ने ड्रेनेज बना करके उस गंदे पानी को बहुत हद तक कन्हर से बाहर निकालने का काम किया। और जैसा अभी आप सबको लग रहा है कांग्रेस की सरकार में विकास कहीं नहीं हो पा रहा है, और जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के काम के समय हमने शहर की सड़कें बनाई, पेयजल व्यवस्था के लिए आमूलचूल काम किया। उस समय हमने शहर में बिजली की व्यवस्था कराई और रामानुजगंज को राजस्व जिला मिला, रामानुजगंज को जिला न्यायालय मिला। इसको लेकर के जनता ने माना कि रमन अग्रवाल का भी इसमें योगदान है। भाजपा ने रामानुजगंज के लिए काम किया और मुझे मतदान किया। मैं आपको इसके माध्यम से पुनः बोलना चाहता हूं कि जो समस्याएं आपके सामने आई हैं वो समस्याएं सही हैं, लेकिन उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमको यथोचित सहयोग मिलना चाहिए। आज नहीं मिल पा रहा है, फिर भी स्थानीय स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं हमसे हो सकती हैं उसको हम करके जनता के सुख दुख में जनता के साथ सहभागी हैं। और निश्चित तौर पर 2023 का जो चुनाव है रामानुजगंज भाजपा के साथ रहेगा। अग्रवाल साहब, जिले की सबसे बड़ी नगर पंचायत आपकी, आपने समस्याओं को स्वीकार किया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इस पर। किसी भी नेता में यह साहस होना चाहिए कि हाँ ये समस्याएं मेरे आए, अच्छी बात है। पर आप ही के यहां से केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका सिंह जी, उनका एक स्टेटमेंट है 2020 का, आपके चुनाव के समय का। उन्होंने कहा था, आपको भरपूर साथ दिया, उन्होंने कहा आप प्रतिनिधि बन गए हो, कोई समस्या नहीं होगी, फंड की कमी कतई नहीं होगी। अब क्या हुआ? अब आप इसी फंड का रोना रो रहे हैं? पुनः बिल्कुल बोलना चाहूंगा, अभी मेरे पास 16 महीने बचे जी, और मैं आपके सामने तो इंतजार कर रहे हैं चुनाव के वक्त आपके डिबेट में बोलना चाहता हूं कि अगली बार जब जनता के बीच 2024 के चुनाव में जाऊंगा तब तक हमारी सारी समस्याओं का निदान करके जनता के बीच जाऊंगा, वरना जनता के बीच दोबारा नहीं जाऊंगा। फिर ये आदरणीय, फिर ये आरोप कैसे लगाते हैं कि हम चुनाव में जाने के समय दूसरों के काम देख रहे हैं? यही काम तो आप भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रेणुका सिंह जी का आश्वासन आपके पास, केंद्र की सरकार आपके पास। आपको बोलना चाहता हूं कि आज भी हम सहयोग से काम कर रहे हैं। अभी हमने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी के सहयोग से अपने शहर में हाई मास्ट लाइट लगाया, स्ट्रीट लाइट लगाया।
माननीय केंद्रीय मंत्री जी का सहयोग मिल रहा है। और केंद्र के सहयोग की बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह के सहयोग की बात करते हैं, ठीक है। डॉक्टर रमन सिंह ने सबको सहयोग दिया। और अभी आदिवासी समाज की बात डॉक्टर आदरणीय कमरो साहब कर रहे थे। अभी 12 उपजातियों को जिनको मात्रात्मक त्रुटि के आधार पर दिक्कत होती थी, आदरणीय मोदी जी ने उन 12 जातियों चलिए, को फिलहाल आपके आदिवासी पास श्रेणी में शामिल लिया। अग्रवाल छत्तीसगढ़ के साहब- आदिवासियों को, एक मिनट सर, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को आगे लाने का मौका दिया। आज हमारी बहनें स्कूल जाती हैं, साइकिल योजना किसने लागू की? आज हमारी बहनें स्कूल जाती हैं, सरस्वती साइकिल योजना डॉक्टर रमन सिंह ने लागू की। हर घर तक पानी पहुंचाने का काम। आदरणीय, आप लोग ना आप घूम फिर कर भाषण शैली में आ जाते हैं। मेरा सवाल था और आपने इसे स्वीकार किया। मैंने आपको बताया, आप ही का स्टेटमेंट बताया, 2020 में आप चुने तो रेणुका सिंह जी का आपके चुनाव वाले दिन ये बड़े बड़े अक्षरों में हर पेपर के पन्ने पर था कि आपको केंद्र से फंड की कमी नहीं होने दूंगी। बिल्कुल। आज वे भी इस मंच पर एक्सपेक्टेड थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं उनसे भी पूछता, पर आपसे पूछ रहा हूं, अब आप फंड की कमी का रोना और उसका ठीक रहा राज्य सरकार पर क्यों फोड़ रहे राज्य हैं? सरकार का और आप कह रहे हैं मैं 24 तक कर बिल्कुल, लूंगा। मेरी बात को एक मिनट बोलने दीजिए। हमारे यहाँ रामानुजगंज में बहुत ही बात बोले ना कि हम लोग सीधा काम करते हैं। हमारे यहाँ 100 बेड हॉस्पिटल घोषित हो गया, आज तक डॉक्टर नहीं आए। जल अवर्धन योजना स्वीकृत हुए 3 साल हो गया, आज तक भूमि पूजन नहीं हुआ। हम प्रयास कर सकते हैं, हम योजनाओं को ठीक मंजूर बात। कराते हैं, अच्छी लेकिन बात। डॉक्टर विनय साहब बैठे हैं, आदरणीय कमरो जी बैठे हैं, जरा बताएंगे आपके ही सरकार में 3 वर्षों से जल अवर्धन योजना स्वीकृत है, लेकिन बताएं आज तक डॉक्टर साहब, भूमि आप पूजन बताएं। नहीं हुआ। बताएंगे? आप लोग भेदभाव कर रहे हैं दूसरों पर, केंद्र पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ सबसे बड़ी जिला पंचायत में भेदभाव कर रहे हैं। देखिए पुरी जी, जिस रामानुजगंज की ये बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि सर्वाधिक दुर्दिन जो है वो इस जब से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ निकाय की सरकार बनी है उस पंचायत को देखना पड़ रहा है। इसके पहले रामानुजगंज के जो माननीय विधायक है बृहस्पति सिंह जी, आज आप देखिए वहां का जो जिला अस्पताल है वहां डायलिसिस की सुविधा है। देखिए मैं वहां का विधायक नहीं हूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं। आज बलरामपुर में कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि विशेषज्ञ जो सुपर स्पेशलिटी जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो कभी बलरामपुर में मिल सकती है। आज वहां डायलिसिस से लेके जितनी भी वहां सीजरियन सेक्शन से लेके बड़े बड़े जो ऑपरेशन है पहली बार इन 4 सालों में 5 सालों की जो कांग्रेस की सरकार है वो कर रही है। क्योंकि तो ये आरोप झूठे हैं जो आप पर भेदभाव के लगाए जा रहे हैं। ये सरासर झूठे आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार ने स्वास्थ्यगत जो ढांचा है उसको बुरी तरह से ध्वस्त करके रखे थे। आज मैं अपने विधानसभा की बात करूं, चिरमिरी की बात करूं, मनेंद्रगढ़ की बात करूं, तो अभी गलती से एक बार निकल गया था मेरे मुंह से, वो सच्चाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था उसके जो बिस्तरों में जो है वो आवारा कुत्ते सोया करते थे। मेरे घर का पूरे भारतीय जनता पार्टी के पावले जी भी आई थी, मेरे घर का घेराव कर दी थी कि ये आम जनता को किस जानवर से तुलना कर दिया। अरे आप ये देखते कि आज जाके देखिए उस पूरे स्वास्थ्य केंद्र को जाके देखिए, कम से कम 400 सीजेरियन ऑपरेशन हो गए जहां टाके नहीं लगा करते थे। आज वहां 100 बिस्तर का उन्नयन हो गया है। आज ये जिला अस्पताल के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। 95 पदों की स्वीकृति हो गई है। ये बड़ी उपलब्धि जो है ये हमारी सरकार ने। चलिए इस पर खुलकर तालियां पहले बजा दीजिए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि सरगुजा के कई गांवों में आज भी एम्बुलेंस के अभाव में कभी खाट पर, कभी कंधे पर, कभी लकड़ी के सहारे लोग जाते हैं? आपने बाइक एम्बुलेंस चलाई, उसमें भी कई जगह दिक्कतें आती हैं। क्यों? डबरे भर गए हैं, पुल नहीं बने। काम तो आपके लिए भी अभी बहुत है। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न अच्छा ही करता हूं सर, जी जी उत्तर नहीं मिलते बस। साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। प्रश्न में थोड़ा सा इसलिए मुझे। पुनीत जी आप 2018 के पहले चले जाइए जी। जो खाट वाली शिकायत है लगभग हर दूसरे और तीसरे आप महीने। कहो तो मैं तस्वीर आपको टाइम के साथ, समय के साथ बता दूंगा। बोल रहा हूं पुनीत जी, 18 के पहले जो स्थिति थी वो लगभग हम हर दूसरे महीने ये बात सुनते थे कि खाट से आके इसकी डिलीवरी के लिए लेके जा रहे हैं, या कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो खाट से उसको मेन रोड तक लेके जाना पड़ रहा है। आप बताइए भूपेश बघेल जी की सरकार में इस तरीके की जो घटना है आप 10 भी नहीं गिना सकते पूरे प्रदेश में। मैं आपको बता रहा हूं क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना से हमने सभी जितने भी गांवों में जो अस्पताल है, पीएससी है, सब सेंटर है, उसे जोड़ने का काम किया है। पुनीत जी 15 साल का गड्ढा, 15 साल का भ्रष्टाचार, 15 साल का अत्याचार, उसको खत्म करने में टाइम तो लगेगा पुनीत जी। आज एक मिनट अब समय आ गया है चुनाव का। 1 मिनट मैं बोल रहा हूं। आज शिक्षा की बात करते हैं पुनीत जी, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम के माध्यम से
पूरे प्रदेश में जो हमने अंग्रेजी माध्यम की उत्कृष्ट शिक्षा अपने गरीब बच्चों को, ठीक है, किसान मैं के आता बच्चों हूं। को, मजदूर के बच्चों को, जी। और नौबत तो ये है कि रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जी। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो इतने बड़े बड़े पदों में बैठे रहे हैं, ये अनुशंसा लिखते हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मेरे अनुशंसा पत्र से जी। आप उसमें मैं admission चाहता हूं दे इस पर आप कमेंट करें। यहाँ बहुत से स्कूलों को आपने भी उन्नयन किया था आपके शासनकाल में, लेकिन अब की बार जो स्कूल से संबंधित योजना सरकार लाई है उसका आपके सरगुजा में बहुत ज्यादा तारीफ हो रही पूरे प्रदेश के साथ साथ। वो जिताएंगे इनको, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम है। सबसे पहले तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो शिक्षा की ज्योति जगाने का जो हर गांव में अनुशंसा कर रहे हैं उसके बारे में खोलने का पूछ जो लीजिए थोड़ा सा। कार्य किया था, और आज करने दीजिए सर, आपके हमारा स्कूल में ही आएंगे। छत्तीसगढ़ में जो बच्चे निकल के IAS IPS अगर बन रहे हैं तो हमारी वो भारतीय जनता पार्टी का देन केंद्रीय है। मंत्री अनुशंसा और कर रही है, उसका अभी- उसको जवाब दे दीजिए आप। अभी विनय जायसवाल जी बोल रहे हैं हमने आत्मानंद स्कूल खोला है। मैं कहती हूँ कि अगर राज्य सरकार में इतनी दम है, इतनी शक्ति है, तो अपने दम पे आत्मानंद स्कूल खोले ना। क्यों हिंदी मीडियम को बंद करके वहाँ जो सरकारी स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे उसको बंद करके आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं, ताकि आधा बच्चे वंचित रहे। आप ऐसा मत बोलिए, अगर चुनाव लड़ेंगे तो उसमें- बहुत बड़ा हारेंगे आप। ये डिबेट नहीं, डिबेट नहीं, डिबेट उसमें नहीं। परसेंटेज जी। बेस से कर रहे हैं। कोई बच्चे वहाँ चयनित होके एडमिशन ले पा रहे हैं, कोई नहीं ले रहे हैं, कोई आज शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं। तो जो स्कूल खुल रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी मीडियम बंद ना करें, आपका हाँ, पॉइंट। जो स्कूल मैं खोल उत्तर ले रहे लूं हैं, वो आपकी बात खोले। का। हम स्वागत योग्य आपकी बात का करते उत्तर हैं। ले लूं मैं। हाँ। डॉक्टर साहब उत्तर दें आप इसका। एक स्कूल हिंदी मीडियम आत्मानंद की वजह से बंद हुआ, उसका नाम बताएं। आपका नहीं बता चीज- पाएंगे? आपका चीज नहीं मेरी बता बात- पाएंगे आपका एक भी। चीज- आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले आत्मानंद पहले हिंदी मेरी को बात सुन उत्कृष्ट लीजिए। पहले मीडियम पौड़ी में स्कूल भी जाके देख हमारी लीजिए। सरकार खोल रही है। पौड़ी में आपका और हिंदी मीडियम बंद हुआ है, सुनिए, गड़गौड़ी में हिंदी मीडियम सुन बंद हुआ लीजिए, है। मेरी गुलाब बात सुन कमरोजी लीजिए। हैं, गुलाब चलिए कमरोजी चलिए, को बस बस वचन दे बस चुके एक हैं। मिनट एक डिबेट मिनट में, नहीं। एक मिनट में। जनता समझ जाएगी महाराज, थोड़ा आगे बढ़ एक मिनट में बात कर रहा हूँ। जी जी जी। देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं ना आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की, इसमें एक बहुत मिनट। बड़ा नुकसान होने वाला है आपको। आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत नुकसान होगा आपको। तो आप उन्हें बुराई देखने मत दीजिए। करिए। चलिए आप उनके जनता चक्कर की में मत अच्छी रहिए बात आप लोग। करिए। आप जनता लोगों के को ऊपर गुमराह एक कर मिनट। रहे हैं। नुकसान होने चलिए, वाला आप ताली नहीं है। बजा लीजिए पहले, मित्रों। आप जबरदस्ती शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर ठीक रहे है हैं पावले हमारे मैम, बच्चे लोगों के मिल साथ। गया, लोगों को जवाब मिल गया, लोगों को जवाब मिल। गुलाब कमरो साहब, एक सवाल आपसे भी है। आपने जितने भी कार्य गिनाए हैं, और आप सोशल मीडिया पर भी मुझे बहुत एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, कामों को लेकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसमें कभी आप शायद नीचे जाकर कमेंट पढ़ें, वहां यह भी लिखा हुआ है कि कार्य तो होते हैं लेकिन गुणवत्ता इतनी खराब है कि इधर आप पत्थर लगा के फीता काट के गए, उधर वो उखड़ जाता है, टूट जाता है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? देखिए- आप ही का नाम खराब होता है। जितने भी हमारे काम हुए हैं, मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं आया ना कभी कोई शिकायत आई। जहां अगर इस प्रकार की शिकायत आती है, लगातार हमारी देखेंगे प्रदेश में हो चाहे हमारे क्षेत्र में, लगातार कार्रवाई होती है। क्योंकि मैं एक एक काम का मॉनिटरिंग करता हूं। जैसे भूमि पूजन की बात आते हैं, बहुत सारे लोग हैं अंधभक्त जिनको दिखाई नहीं देता है कि भूमि पूजन कर दिए, काम नहीं हुआ। बहुत छोटे छोटे लेकिन सवाल है, समय अंतिम 2-3 मिनट है। आप मुझे बताएं, अभी कांग्रेस में, अभी ये पर्सनल एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी बहुत से चेहरे बदलने वाली, आपको किसी तरह का कोई भय? मुझे कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है। मैं एक आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और आदिवासी किसान का बेटा हूं। मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बहुत अच्छी मैं बात। भूपेश बघेल जी के कार्यों बस की इनफ है, इनफ। एक और बात, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि पिछले 3 चुनाव यहां हुए हैं, और चारों चुनाव में वो तीसरी पोजीशन पर रह रहे हैं। अब की बार भी वो दमदारी से उतर रहे हैं। अब की बार तो कुछ और लोग भी उतारे जा रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी कह रही है हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, आदिवासी कह रहे हैं हम अपने उतारेंगे। ये आपके लिए कितना बड़ा चुनौती है? देखिए, आदिवासी जो आपके पूरे प्रदेश के सर आदिवासी समाज की तरफ से जो बयान जारी हुआ 10% वोट था पिछली उसका बार। खंडन हो चुका कि कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, तीसरे आप गोंडवाना की बात की है। गोंडवाना हमारे विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को यह पता चल गया कि मुंगेली से कैंडिडेट आता है, चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद फिर मुंगेली चला जाता है। इसलिए हमारे आदिवासी पूरी तरह चलिए, ये समझ सवाल चुके हैं मेरा कि कोई आपसे भी, डर नहीं। अग्रवाल साहब आप भी उत्तर दें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आप भले ही नकार लें, लेकिन 10% वोट अगर किसी दल को मिल रहे हैं क्षेत्रीयता के आधार पे, आपको नहीं लगता कि ये चिंता है, या आपको खुशी है कि ये कांग्रेस का वोट बैंक कट रहा है? देखिए, ये हमें कि इसका हमने सुना बीजेपी की स्ट्रेटेजी में ये भी है कि जीत ना सके तो कम से कम वोट्स को डिवाइड कर दें।
नहीं, भाजपा अपना काम करती है, कौन वोट काटता यही है वाला काम। नहीं, कौन वोट काट रहा है इस पर चिंता नहीं, भाजपा का वोट कैसे बढ़ेगा उस पर चिंता है। और भाजपा का वोट और भाजपा की सरकार बनाने के लिए भाजपा वाले काम कर रहे हैं। 1 मिनट आपसे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि बहुत सी संक्षेप बातें में। हुई, संक्षेप में रखना चाहूंगा कि आज जो प्रश्न उठा बहुत सी बातें आई और एक आत्मानंद स्कूल खुला, अच्छी बात है, लेकिन सैकड़ों स्कूलों की हालत आज बिल्कुल बद से बदतर है। उस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? 18,78,000 बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं, आप 10% लोगों को भत्ता नहीं दे रहे हैं। 1 मिनट, आप बनावटी बात आदरणीय, करते हैं। मैंने नहीं यहाँ कहना चाहता पूछा, हूं वो सवाल कि भी सच्चाई पूछा। छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती शेर पढ़ बनावट लें। के वसूलों से, जी। और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। चलिए, बहुत इसलिए ज्यादा कमल जोरदार ठीक तालियां खिलेगा। बजाएं। ये इस प्रचलित शेर के साथ में ही मैं आप चारों को यहाँ धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगला पैनल भी आ चुका है और यहाँ तमाम सुधी लोग पूछना चाहिए। एक बार जोरदार गड़गड़ाती हुई तालियां बजाएं। जोरदार तालियां कहा था मैंने मित्रों, एक बार जोरदार तालियां इस पैनल के लिए। मैं बहुत हृदय से आप सभी का धन्यवाद यहां देता हूं और अपनी टीम से श्री रविकांत मित्तल सर, एडिटर इन चीफ IBC 24, उन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पर, और श्री सतीश गुप्ता, संवाददाता कोरिया, मेरे सहयोगी, उनको भी मंच पर बुलाता हूं। प्लीज जॉइन अस। आप सभी को जो आपने हमें समय दिया, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब अच्छा करें और बहुत बेहतर जनप्रतिनिधि के तौर पर वापस आपको जनता अवसर दे। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद सर।